हमारे गांव में शादी से पहले बकरी से शादी करने की परंपरा थी। अगर कोई बकरी से शादी नहीं करता तो उसकी बीवी गायब हो जाती थी। मैं इस परंपरा को मानने को तैयार नहीं था, इसलिए मैं शादी करके अपनी बीवी को शहर में सुरक्षित जगह पर छोड़ आया और गांव आकर बताया कि मेरी पत्नी गायब नहीं होगी, ये परंपरा खत्म करो। और जब मुझे पता लगा कि मेरी पत्नी मेरा नाम आयुष है, मैं लंबा सफर तय करके घर आया तो देखा चारों तरफ बहुत भीड़ भाड़ थी। मेरे गांव के लड़कों ने मेरा घर रंग बिरंगी फूलों से सजा दिया था और लड़कियां ढोल की आवाज पर गीत गा रही थी। हर तरफ खुशियों का माहौल था। मैं जैसे ही अपने कार से उतरा तो सामने का नजारा देखकर मैं घबरा गया। मुझे आता देखकर लड़के लड़कियां भागते हुए मेरी तरफ आने लगे और ढोल बजाने वालों ने भी जोरों से ढोल पीटना शुरू कर दिया था। कुछ ही देर में मम्मी और पापा भी आते दिखाई दिए थे और मेरी दोनों बहनें मुझ पर आफत बनकर टूट पड़ी थी। मैं 2 साल बाद अपनी पढ़ाई पूरी करके बाहर से वापस आया था। मेरे आने की खबर सुनते ही माँ ने शादी की तारीख फिक्स कर ली थी। बाहर जाने से पहले मैं अपने पसंद से मेरी बुआ की नंद की बेटी खुशबू से मंगनी करके गया था। इस बात से मेरे घर वालों को कोई दिक्कत नहीं थी। सब कुछ मेरी पसंद से तय हुआ कि मेरे वापस आने पर शादी होगी और यहाँ आकर मैंने देख लिया था कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। मैं सफर से थका हुआ था, मगर सब लोग मेरी जान ही नहीं छोड़ रहे थे। दूल्हा दूल्हा करके मेरी नाक में दम कर दिया था। मम्मी ने कहा, अब छोड़ो भी, उसे आराम करने दो, कल जी भर के तंग कर लेना। उनके कहने पर सब भाग गए और मैंने चैन की सांस ली ही थी कि पापा कुछ परेशान से कमरे में आते दिखाई दिए। उनको इस तरह देखकर मैं चौंक गया था। कुछ देर पहले तो वो बहुत खुश थे। क्या बात है पापा, सब ठीक तो है? मैंने अच्छे मन से पूछा, मगर पापा ने बात को टाल दिया। कुछ नहीं, बस थक गया हूँ, तुम भी आराम कर लो, सुबह बात करेंगे। मैंने उनको जाते देखा, मगर मेरा दिल घबरा गया था। कोई तो बात जरूर थी। पापा के चेहरे पर परेशानी दिख रही थी, मगर बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंखें बंद होने लगी और कुछ ही देर में मैं गहरी नींद में खो गया। सुबह मेरी आंख किसी शोर से खुली थी। मैं जल्दी से बाहर आया था, जहाँ मम्मी आंसू बहाए जा रही थी और पापा सिर पकड़कर बैठे थे। क्या हुआ पापा? मैं जल्दी से उनके करीब चारपाई पर बैठ गया। मैं बहुत परेशान था कि ऐसा क्या हो गया था। 2 दिन बाद मेरी शादी थी और शादी वाले घर में ये रोने का माहौल क्यों बना हुआ था? पापा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। कुछ नहीं, तू परेशान मत हो। तभी अचानक मम्मी बोल पड़ी, कैसे परेशान ना हो, बता दे उसको भी तो मालूम हो कि ठाकुर ने क्या आदेश भिजवाया है। मम्मी आंसू पोंछते हुए बोली, अब मैं समझा था, न जाने ठाकुर ने क्या रायता फैलाया था कि मेरे माता पिता इतने परेशान थे। पापा ने मुझे अंदर कमरे में चलने को कहा और खुद भी मम्मी को चुप करने का कहने लगे। पापा ने मुझे जो कुछ बताया वह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि उनका कहना था कि ठाकुर का हुक्म है कि तुम्हें शादी से पहले एक बकरी के साथ विवाह करना होगा, वरना तुम्हारी पत्नी गायब हो जाएगी। ये बात सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा, पापा आप होश में तो हो ना, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? भला बकरी से मैं क्यों शादी करने लगा? मैं इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं हूँ। मैंने साफ साफ कह दिया कि मैं इस बात को नहीं मानूंगा। मुझे आपे से बाहर देखकर पापा मुझे खामोश रहने का कहने लगे, लेकिन मैं वहाँ से उठकर आ गया। लो भला, ये कैसा कानून चल रहा था इस गाँव में? ऐसी बात आज तक ना देखी ना सुनी। मैं सोचते सोचते खेतों की तरफ निकल गया ताकि ताजा हवा में कुछ तबीयत ठीक हो सके, लेकिन वहाँ भी यही बात मेरा पीछा करते करते आ गई। शाम को पापा ने फिर वही बात की तो मैंने उनको साफ साफ मना कर दिया कि ऐसी बातें सोचे भी ना। मैं एक पढ़ा लिखा समझदार लड़का हूँ और इन सब बातों को नहीं मानता। मगर बेटा, हमारी इज्जत का सवाल है। अगर तूने बकरी के साथ विवाह ना किया तो तेरी पत्नी गायब हो जाएगी, फिर हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? पापा भी ठाकुर की बातों में आ गए थे। मैंने उनको अच्छे से समझा दिया कि मैं विवाह होते ही खुशबू को यहाँ से लेकर दूर चला जाऊंगा, जहाँ वह सुरक्षित होगी। तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी बात पर पापा शांत हो गए थे। रात को माँ ने बताया कि 15 साल पहले ये परंपरा इस गांव में शुरू हुई थी। जो आदमी बकरी से शादी ना करता उसकी बीवी गायब हो जाती थी। 1-2 लोगों के साथ ये हादसा हो चुका था। तब से हर कोई शादी से पहले बकरी से विवाह करता ही था, वरना पत्नी नहीं मिलती, क्योंकि वो गायब हो जाती थी। और सारी लड़कियों के माता पिता भी ये कड़वा घूंट पीने को तैयार थे। मुझे साफ लग रहा था कि मम्मी पापा मुझसे सच्चाई छुपा रहे थे, मगर मैंने उनको एहसास नहीं होने दिया और कह दिया कि मुझे इस मामले से कोई लेना देना नहीं।
मगर मैं इस बात की जड़ तक पहुंचना चाहता था कि आखिर ये सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ था, क्योंकि मैं पढ़ाई की वजह से हमेशा गांव से दूर ही रहा था। पापा ने कॉलेज के वक्त से ही शहर भिजवा दिया था, जहां मैं बस हॉस्टल में रहा करता था। मेरे पापा की अच्छी खासी जमीनें थी और अपने आम के बगीचे भी थे। हम गांव के ठाकुर नहीं थे, मगर उनसे कम भी नहीं थे, और गांव में और भी बहुत से लोग थे जो अच्छे खासे अमीर थे। मगर हमारे गांव में ठाकुरों का अपना एक अलग ही इज्जत होता था, क्योंकि वो ही लोग गांव में होने वाले किसी भी प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश किया करते थे। वो हर अच्छे बुरे वक्त में अपने गांव वालों का साथ दिया करते थे, तो हमें भी उनकी हर बात मानना पड़ती थी। लेकिन ये बात मैं मानने को हरगिज तैयार नहीं था। शादी की तैयारियां जोरों पर थी और वो दिन भी आ गया जिसका मुझे इंतजार था। खुशबू मुझे उस वक्त से पसंद थी जब मैं अपनी बुआ के घर जाया करता था, और खुशबू भी अपने ननिहाल आती थी। वो कभी कभार मुझसे पढ़ने की बातें करती थी। मैं जब भी बुआ के यहाँ आता छुट्टियों पर, तो वो मुझे बताती थी कि मेरी तरह वो भी अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, और उसके पापा ने उसे 10वीं के बाद उसे अपने ही गांव में पढ़ने की इजाजत दी थी, क्योंकि वो अपनी बच्ची को शहर नहीं भेजना चाहते थे। उन्हीं दिनों मुझे खुशबू से प्यार हो गया था, और ये मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ता ही गया। और अब वो वक्त आ गया था जब मैं अपनी मोहब्बत को पाने वाला था, मगर मेरी खुशी में ये जहर घोलने की कोशिश की गई थी। उसकी वजह से मैं बहुत परेशान था। विवाह का वक्त था। मुझे लगा कि कुछ संदिग्ध लोग बारात में शामिल थे। शायद वो ठाकुर की तरफ से पहरेदार थे। हमारे गांव के ठाकुर किसी के साथ बुरा होते नहीं देख सकते थे। शायद इसीलिए उन्होंने पक्का इंतजाम किया। क्योंकि मैंने बकरी से शादी करने से इनकार किया था, तो उनको खौफ था कि कहीं मेरी बीवी गायब न हो जाए। लेकिन मैं अपनी सोची समझी प्लानिंग के साथ विवाह होते ही जब दुल्हन को मेरे साथ गाड़ी में बिठाया गया, तो मैंने बहाने से कार रोकी और छुपते हुए खुशबू को लेकर दूसरी गाड़ी में बैठ गया, जो मेरे खास दोस्तों ने हमारे लिए खड़ी की थी। मेरा दोस्त विक्रम और रोहित कब से मेरा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही हम कार में बैठे, विक्रम ने तेजी से गाड़ी चलाई और अब हम शहर की तरफ जा रहे थे। खुशबू को मैं पहले से ही सब कुछ बता चुका था। वह काफी परेशान हो गई थी, मगर मैंने उसका हाथ थाम रखा था ताकि वो धैर्य रखे। काफी दूर चलने के बाद अब हम बेफिक्र थे कि कोई हमारा पीछा नहीं कर रहा था। हमने सारी रात सफर किया। सुबह तक हम शहर तक पहुंच चुके थे। ये एक अनोखी शादी थी कि दूल्हे ने अपनी ही दुल्हन को भगाया था, लेकिन ये सब करना मेरी मजबूरी थी। अगर मैं ऐसा ना करता तो हमेशा यही परंपरा हमारे गांव में पनपती रहती। मैं इसको खत्म करना चाहता था। मैं खुशबू को यहाँ सुरक्षित जगह पर छोड़कर दूसरे दिन अपने गांव वापस चला गया, जहां मैं ये साबित करना चाहता था कि ये केवल एक वहम के अलावा कुछ भी नहीं है। इस रस्म को यही खत्म करके दफना दिया जाए। लेकिन शायद ये मेरी भूल थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ क्या होने जा रहा था। दूसरे दिन मैं खुशबू को वहाँ छोड़कर वापस गाँव चला आया था, जहाँ पापा मम्मी मेरा इंतजार कर रहे थे। लगातार लंबे सफर ने मुझे काफी थका दिया था, लेकिन अब मैं खुश था कि खुशबू महफूज थी। मैंने शाम होते ही सब घरवालों को साथ बिठाकर समझाया कि अब तो आप सबको यकीन आ गया है कि यह सब एक झूठी बात है जो लोगों ने फैलाई हुई है। आज के बाद इस पर कोई यकीन नहीं करेगा। अभी हम ये बात कर ही रहे थे कि गांव के कुछ लोग मुझसे मिलने आ गए। असल में उनका मकसद ये जानना था कि मेरी बीवी अब भी मेरे पास थी या वह गायब हो चुकी थी। मैंने उन सबको बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, खुशबू सुरक्षित है और मैं उस रस्म को खत्म करना चाहता हूँ। वहाँ बैठे एक शख्स ने पूछा कि हम कैसे मान ले कि वो सुरक्षित है। उसकी ये बात पर मैंने अपना फोन निकाला और उसी वक्त खुशबू को कॉल मिला दी, लेकिन उसका फोन बंद जा रहा था। सामने सारे लोग अजीब नजरों से मेरी तरफ देखे जा रहे थे। मैं बार बार कॉल कर रहा था, मगर कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब मुझे चिंता होने लगी थी। मेरे माथे से पसीना निकलने लगा था। दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा था? ना जाने क्यों मुझे एहसास हो रहा था कि खुशबू खतरे में थी, जबकि वहाँ बैठे लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमने तो पहले ही कहा था, लेकिन तुम ही नहीं माने। मुझे उन सब की बातें सुनकर घबराहट होने लगी। मैं जल्दी से उठकर बाहर आ गया। अब मैंने विक्रम को कॉल किया तो उसने बताया कि रात में अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई थी और वो अपने घर वापस आ गया था, जबकि खुशबू की देखरेख के लिए अपने खास 2 नौकरों को लगाया था। विक्रम, तुझे खुशबू को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मैंने उसकी कॉल काटी। उसी वक्त अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गया।
ना जाने खुशबू किस हालत में होगी। मेरे दिमाग में अजीब ख्याल आने लगे। मैं जैसे ही शहर पहुंचा तो विक्रम ने बताया कि खुशबू के साथ साथ दोनों नौकर भी गायब है। अजीब सी बेबसी थी। मैं पुलिस को भी नहीं बता सकता था, लेकिन जाने से पहले मैंने सारा बंदोबस्त कर रखा था कि अगर खुशबू को वहां से गायब किया जाता है तो मुझे मालूम हो सके कि वो कहाँ है। लेकिन यह बात मैंने सबसे छुपा कर रखी थी, अपने दोस्तों को भी नहीं बताई थी, क्योंकि हो सकता था कि कोई भी सहम बात को किसी के सामने बोल देता तो वो लोग जो कि खुशबू को गायब करने वाले थे वो चौकन्ना हो जाते। मैंने जल्दी से अपना फोन निकाला और अकेले में जाकर एक नंबर डायल किया। कुछ ही देर बाद मेरी कॉल रिसीव कर ली गई थी और अब मेरा दिल बहुत जोर से धड़कने लगा था कि आगे से क्या जवाब मिलता है। मेरी कॉल के जवाब में सिर्फ खामोशी थी और बस 2 मिनट में एक मैसेज मुझे मिला। वो लाइव लोकेशन थी। मेरा दिल घबरा रहा था। मैंने विक्रम और रोहित को अपने साथ आने को कहा और वहां से निकल आया। मैं उसी तरफ जा रहा था जहां मुझे वो लोकेशन लेकर जा रही थी। फिलहाल विक्रम और रोहित को इस बात का पता नहीं था। काफी दूर जाने के बाद हम एक सुनसान जगह पर रुके जहां दूर दूर तक कोई आबादी नजर नहीं आ रही थी। अब मैंने फैसला कर लिया कि मुझे पुलिस की मदद की जरूरत है। मैंने अपने एक करीबी दोस्त को कॉल किया जो हाल ही में एएसपी बना था। मैंने उसे अपनी परेशानी बताई और अपनी लोकेशन सेंड की कि इस इलाके के एसएचओ की मदद चाहिए। उसने मुझे यकीन दिलाया कि तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं भेजता हूँ। और तकरीबन आधे घंटे तक हम वही इंतजार करते रहे। जैसे ही पुलिस की गाड़ी आते दिखाई दी, हम तीनों ने सारा किस्सा पुलिस को बता दिया और बताया कि यहाँ की लोकेशन मिली है। तो वो हमारी मदद को तैयार हो गए और हम उसी तरफ चल पड़े जहाँ से सिग्नल आ रहे थे। दरअसल मैंने एक प्राइवेट जासूस की एजेंसी के 2 बंदे हायर किए थे ताकि अगर कोई खुशबू को अगवा करने की कोशिश करता है तो वो भी उनका पीछा करे। और आज उन्हीं की बदौलत में इस जगह पर पहुंच पाया था। इस इलाके में काफी दूर जाकर एक पुरानी बिल्डिंग नजर आई जो कि एक गोदाम थी जहां गेहूं रखा जाता था। हम जैसे ही वहां पहुंचे तो हमें देखकर एक आदमी ने भागना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस ने जल्दी उसे आड़े हाथों लिया। हम लोग अंदर पहुंचे तो वहां एक कोने में खुशबू बैठी हुई थी जिसके हाथ पैर रस्सियों से बांधे थे। मैंने जल्दी से उसे रस्सियों से आजाद किया और तसल्ली दी। वो मुझे देखकर रोने लगी थी। उसके मेहंदी लगे हाथों में जख्म पड़ चुके थे। मैं इन लोगों को सजा दिला कर रहूंगा। खुशबू तुम हिम्मत करो। वहाँ टोटल 4 लोग थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था। हम सब थाने आ गए थे और वहाँ इन मुजरिमों को थोड़ी सी मार क्या पड़ी, उन सब ने सच उगल दिया। बोलो किसके कहने पर तुम लोगों ने इसे अगवा किया। और फिर कांपते हुए उन लोगों ने बता दिया, लेकिन जो नाम उनके मुंह से निकला वो सुनकर मेरा रूह कांप गया। ये झूठ बोल रहे हैं। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। भला ऐसे कैसे हो सकता था, लेकिन वो लोग अपनी बात पर डटे रहे थे। उनका कहना था कि उन्होंने ये सब ठाकुर के कहने पर किया था। ऐसा कैसे हो सकता था? वो हमारे ठाकुर थे, हमारे बहू बेटियों की इज्जत का ख्याल करते थे और वो ही गांव की लड़की को कैसे अगवा कर सकते थे। लेकिन कोई बात तो थी। आखिर ये कैसा राज था जो ठाकुर ये कदम उठाने पर मजबूर हो गया था? हमारे गांव में तो ये अत्याचारी ठाकुर वाली कोई बात नहीं हुआ करती थी। अब ये कैसे हुआ? मुझे बात की तह तक पहुंचना था और इस सवाल का जवाब मुझे खुद ढूंढना था। मैं एक पढ़ा लिखा नौजवान था। मेरा फर्ज बनता था कि मैं ठाकुर से सवाल करूं, चाहे उसे मुझसे कोई भी खतरा क्यों ना हो। वहां से निकलते ही मैं वापस खुशबू को लेकर गांव आ गया। सब घरवाले खुशबू को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन अब भी मैं परेशान था। कुछ देर आराम करने के बाद मैं ठाकुर की हवेली की तरफ निकल गया जहां ठाकुर अपने गांव वालों के मसले सुन रहा था। मैंने भी उसको नमस्कार किया और बोला, ठाकुर मेरा भी एक जरूरी मामला है। अगर आप आज्ञा दे तो सबके सामने बयान करूं या अकेले में सुनना चाहोगे? ठाकुर ने मेरी बात पे सर हिलाकर कहा, मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारी बीवी गायब हो चुकी है और अगर तुम हमारी बात मान लेते तो ऐसा बिल्कुल भी ना होता। वो जानबूझकर बोला था कि सब लोग जान ले कि मैंने उसकी बात न मानकर बुरा किया है। नहीं ठाकुर, वो बात नहीं है। दरअसल सच्चाई कुछ यूं है कि मैंने अपनी पत्नी को छुड़वा लिया है और जो लोग पकड़े गए हैं उन्होंने नाम भी बता दिया है कि वो किसके कहने पर ऐसा कर रहे थे। मेरी बात सुनकर अब की बार ठाकुर का रंग फीका हो चुका था और वो अपने माथे से पसीना साफ करने लगा। उसने उसी वक्त मुझे कहा, मेरे साथ अंदर चलो, और जल्दी जल्दी वहाँ से अंदर की तरफ जाने लगे।
मुझे अब किसी बात का डर नहीं था, क्योंकि मुझे भगवान पर विश्वास था। कोई ठाकुर किसी से उसकी इज्जत नहीं ले सकता। अंदर जाते ही ठाकुर ने गरजते हुए पूछा कि क्या बेहूदगी थी, तुम क्या साबित करना चाहते थे? मैंने अभी आपको कुछ बताया भी नहीं, आप बिना वजह क्यों चिल्ला रहे हैं? तब उसने खुद को कुछ काबू में किया, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि आपने यह सब क्यों किया? हम तो आपको अपने गांव का रक्षक समझते थे और आपने हमारी इज्जत पर डाका डालने की कोशिश की। मेरी शादी की रात जब मैंने आपके आदमी को अपने आसपास देखा तो मुझे फक्र महसूस हो रहा था कि मेरे ठाकुर ने मेरी इज्जत की हिफाजत के लिए उनको भेजा था, लेकिन यह मेरी भूल थी। आपने तो मेरी बीवी को गायब करने के लिए उनको भेजा था। आखिर क्यों? मैं चिल्ला पड़ा। ठाकुर, मैं चाहता तो सबके सामने आपका राज खोलकर आपको बेइज्जत कर सकता था। पूरे गांव में आप मुंह दिखाने के काबिल ना रहते। आसपास के इलाकों के ठाकुर भी थू थू करते। लेकिन मैं आपसे सच्चाई जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों किया। मेरी बात पे ठाकुर के कंधे झुक गए और वो चायपर पर बैठ गया। तुम सच कहते हो, मैं ही तुम्हारा मुजरिम हूँ, लेकिन मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए किया। आज से 15 साल पहले मैंने अपनी पसंद से धूमधाम से शादी की थी। मेरी शादी के दिन कहीं से एक फकीर आया था जो अजीब से हुलियों में था। उसने सबके सामने मुझे कुछ कहा कि अपनी शादी से पहले बकरी से शादी करो, वरना तेरी पत्नी गायब कर दूंगा। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा था। सब लोग उसकी बात को मजाक समझकर हंसने लगे। मैं शहर की एक लड़की से शादी कर रहा था जो कि एक गरीब घर से थी। सबके मना करने के बावजूद मेरे स्वर्गीय पापा ने जोर डाला कि शहर की लड़की से शादी मत करो, वह यहाँ नहीं रह पाएगी। मगर मुझे अपनी मोहब्बत पर विश्वास था। मैं भी तुम्हारी तरह नौजवान था, अपनी पत्नी को इज्जत देना चाहता था। मगर वो शादी की रात ही घर से सारा सामान, रुपया, 100 तोला सोना भी सब लेकर फरार हो गई। मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मेरे चेहरे पर उदासी थी। लेकिन उसी दिन बाबा ने सबके सामने बात रख दी, क्योंकि फकीर ने ये बात कही थी कि पहले बकरी से शादी करो, और मैंने उसकी बात ना मानी, तो इसीलिए मेरी बीवी गायब हो गई है। पहले तो लोग इस बात को मानने को तैयार न थे, लेकिन अगले माह जब एक लड़के की शादी हुई तो मैंने उसे बकरी से शादी करने को कहा, मगर वो भी ना माना। मजबूरन अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे उसकी बीवी को अगवा करना पड़ा, और इसी तरह ये बात फैल गई कि मेरी बीवी भागी नहीं थी, वो फकीर की बद्दुआ की वजह से गायब हुई थी, और यहाँ मेरी इज्जत रह गई थी। तब से आज तक मैं इस बात को निभा रहा हूँ। आज भी मुझे वो रात याद आती है। ठाकुर की आंखों में से आंसू आ गए। लेकिन मेरा यकीन करो, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उन लड़कियों को कुछ दिन बाद छोड़ देता था और अच्छी जगह उनकी शादी भी करवा दी जाती थी। बस तुम्हारी बीवी से पहले 2 और दुल्हनों को अगवा करवाया था, वरना तो सभी कई सालों से बात मानते आ रहे थे। बकरी से शादी करनी थी। मैं हैरान और सदमे से बेहाल था। अपना झूठ छिपाने के लिए कोई इतना भी गिर सकता है? आपने जो किया, आपकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। ठाकुर, या तो आप सबके सामने ठाकुरी से इस्तीफा दे दीजिए, या फिर अपना सच सबके सामने ले आए। मैं नहीं चाहता कि हमारे गांव का मुजरिम हमारे साथ रहकर हमारे ऊपर राज करे। ये सब कहकर मैं वहां रुका नहीं और गुस्से से चला आया था। मैं खामोश था, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि ठाकुर खुद ही अपना जुर्म कबूल कर ले। और दूसरे दिन मुझे मालूम हुआ था कि ठाकुर ने रात को अपनी जान ले ली थी। कितनी अजीब बात थी ना, उस शख्स ने अपने झूठ को अपने ऊपर इतना सवार कर लिया था। अगर वो इस बात को सबके सामने बता देता कि उसकी बीवी उसको छोड़कर भाग गई थी, तो आज इस गांव की बहू बेटियों की इज्जत महफूज होती। लेकिन इस ठाकुर ने दुनिया के साथ साथ खुद को भी बर्बाद कर लिया। अगर वो सारे गांव से माफी मांग लेता तो शायद लोग उसे माफ कर देते। लेकिन हाँ, सबको मालूम हो चुका था, क्योंकि ठाकुर ने खत में अपना जुर्म कबूल कर लिया था। अब हम बेफिक्र थे। अब किसी शख्स को बिना वजह बकरी से शादी नहीं करनी पड़ती थी। मैं और खुशबू बहुत खुश थे, और गांव की पंचायत के मुताबिक मेरे पापा को ठाकुर चुन लिया गया था। मैंने पापा से वादा किया था कि वो कभी किसी के दबाव में आकर कोई गलत फैसला नहीं करेंगे और गांव के हर इंसान की जान और इज्जत की देखभाल करेंगे। पापा ने वादा किया था और आज भी इस वादे पर कायम थे। मैं और खुशबू कभी कभी जब गांव जाते हैं तो वही किस्सा दिलो दिमाग में आ जाता है। ना जाने क्यों अब मेरा गांव जाने का बिल्कुल दिल नहीं करता। बस प्रार्थना करता हूँ कि भगवान सभी को खुश रखे और बुरे लोगों से बचाए। धन्यवाद दोस्तों।